रेडी? जी रेडी। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त और होस्ट मोहन नेवरिया जागो लोधी समाज की इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मालूम है आपको कि लोधी शौर्य गाथा इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम हमारे देश के, हमारे समाज के जो प्रमुख लोग हैं, जो इतिहास के बारे में जानते हैं और अपने समाज के इतिहास को और समाज के जो भी घटनाक्रम हुआ है अभी तक के इतिहास में, उसके बारे में बताते हैं। और इसमें आपको मालूम होगा कि हम पिछड़ा वर्ग में भी आते हैं और विमुक्त जाति में भी आते हैं। और तो उसका क्या इतिहास रहा है और हमारे समाज कौन से गणराज्य में आता था, या क्या क्या चीजें, हमारी मुद्राएं कौन सी थी, भाषा कौन सी थी। और इसमें हमारा समाज जो SC ST बोले, कई जगह ST में आता है, आपने देखा होगा नॉर्थ ईस्ट की जगह और कुछ स्थानों पर, और बाकी पिछड़ा वर्ग में आता है, जैसे कि आपको मालूम है। तो आज सब ये जानकारी देने के लिए हमारे अतिथि हैं आदरणीय श्री यदुनंद लाल जी वर्मा, यदुनंद लाल जी लोधी, जो हरदोई जिले से आते हैं और जिन्होंने शिक्षा की अगर बात करें तो शिक्षा पुरुष के रूप में ही जाने जाते हैं। काफी सारी डिग्रियां की हैं और काफी शिक्षण संस्थानों की भी स्थापना उन्होंने की है। तो मैं आदरणीय यदुनंद लाल जी लोधी साहब का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे इस पटल पर। आदरणीय, आपका हार्दिक स्वागत है डॉक्टर साहब। मैं माननीय अगर सुन रहे हो श्री आपका हार्दिक स्वागत है इस पटल पर। और मैं चाहूंगा कि अब आप अपने परिचय के साथ, अपने काम के साथ आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। जी माननीय, आपका हार्दिक स्वागत है। हेलो जी माननीय, आप अपना कार्यक्रम शुरू कर सकते हैं। आप अब आपका नंबर है बोलने का। जी हेलो जी। हाँ, क्या क्या हमको करना है? अच्छे देना है। हाँ, हेलो, आपको थोड़ा अपना ब्रीफ में आप अपने बारे में भी थोड़ा बता दें, अपने कामों के बारे में बता दें, और आपको जो बात रखनी है मैं आपको मंच सौंपता हूँ, आपको माइक सौंपता हूँ, आप शुरुआत करिए। ठीक, धन्यवाद। मुझे यदुनंदन लोधी कहते हैं और मैं जनपद हरदोई और गांव कनत्थू खेड़ा यहाँ के रहने वाले हैं। और हमने 2 इंटर कॉलेज और 2 डिग्री कॉलेज और कुछ स्थानों पर की हमने स्थापना की है, क्योंकि इस क्षेत्र में, ये हमारा जो क्षेत्र था नदियों से घिरा हुआ था, गंगा, रामगंगा और बहुत सारी नदियां, 4-5 नदियां हैं। तो बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र था। तो ऐसे पिछड़े क्षेत्र में सबसे पहले हमने जुलाई 1974 में एक इंटर कॉलेज की स्थापना की। इस क्षेत्र में जो ये हमारा ये क्षेत्र था, वर्तमान समय में शासन द्वारा अनुदानित विद्यालय है। ये 1998 में हमारा इंटर कॉलेज था, अनुदानित हो गया था। उसके संस्थापक हम ही थे और हम प्रिंसिपल भी हम ही रहे। 2012 में उससे रिटायर हुए और 1998 में सबसे पहले इस पूरे क्षेत्र में हमने डिग्री कॉलेज खोला। ये बिलग्राम से बदायूं के बीच में पहला डिग्री कॉलेज था। और डिग्री कॉलेज इसलिए खुलवाया कि इस क्षेत्र में शिक्षा की बहुत बड़ी कमी थी। और पूरे जिले में जो नए तमाम विद्यालय खुले परिवेशी के लोगों को, तो हमने इसके लिए उनको प्रेरणा भी दी, उनको जानकारियां उपलब्ध कराई, क्योंकि लोगों को पहले पता ही नहीं था कि डिग्री कॉलेज अगर खोला जाए तो कैसे खोला जाए, कितनी उसकी जमीन चाहिए, कितने कमरे चाहिए, कितनी उनकी लंबाई हो, कितनी उसकी चौड़ाई हो। तो जब हमने बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारियां दी तो पूरे क्षेत्र में बहुत सारे डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज खुले। और जनपद हरदोई में ज्यादातर विद्यालय जो हैं वो पिछड़ी वर्ग के जातियों के हैं। यहाँ कुर्मी बिरादरी के, यादव के, लोधियों के, साक्यों के और अन्य पिछड़े वर्ग की जातियों के बहुत सारे यहाँ पर कॉलेज। ये पूरा क्षेत्र जो था पहले, बहुत विशेषकर बैकवर्ड की जो जातियां थी यहाँ पर बहुत पिछड़ी हुई थी। 2012 में हम प्रधानाचार्य पद से रिटायर हो गए। जुलाई 1900 यहाँ पर एक बहुत बड़ी राजनीतिक शख्सियत थे शारदा भक्त सिंह, जो ठाकुर बिरादरी से थे। और यहाँ
लोधी समाज के लोग ज्यादातर, क्योंकि शारदा बख्शी जनसंघ से जुड़े हुए थे और पूरे क्षेत्र में विशेषकर ब्राह्मणों की बहुत बड़ी गुंडागर्दी थी। उस गुंडागर्दी से बचने के लिए लोधी समाज का ज्यादातर वोट जो था वो शारदा बख्शी की जाता था। वो यहाँ विधायक बने, राजस्व मंत्री बने, और आज हमारी समझ से अगर उत्तर प्रदेश में जिंदा होते तो वो शायद, क्योंकि वो जनसंघ और आरएसएस के बहुत बड़े नेता थे, वो मुख्यमंत्री वही बनते। तो उनके सामने मैं चुनाव लड़ा। उस समय तो उनको बहुत कम वोट मिला था, लेकिन उनके भाई एक गंगा बख्शी थे जो योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे। 1991 में मैं उनके सामने चुनाव लड़ा, तो देहात में सबसे ज्यादा वोट हमको मिला था और मैं 2-3 हजार वोटों से उनसे चुनाव हार गया। वो मंत्री भी बने, लेकिन अगला चुनाव उन्होंने हमारे भय के कारण से छोड़ दिया, क्योंकि उस समय लोधियों को जानकारी नहीं थी कि हमारा इतना बड़ा वोट है। उसके बाद में माननीय कल्याण सिंह की पार्टी से मैं यहाँ चुनाव लड़ा और लखनऊ मंडल में सबसे ज्यादा वोट राष्ट्रीय क्रांति पार्टी से उनको मिला। माननीय कल्याण सिंह भाजपा में चले गए, तो उनके साथ ही हम भाजपा में चले गए और भाजपा से हमको यहाँ पर उपचुनाव में जब टिकट मिला तो सबसे बड़ी बात के लोग खिलाते हैं। पूरे क्षेत्र में बहुत सारे पूरे क्षेत्र में जातियों के विचार किए, यादवों में किए, ये साथियों में किए, कुछ किए, और जो दलित जातियां थी उनमें उन्होंने पुरोहित तैयार किए और नामकरण संस्कार, विवाह संस्कार थे वो लोगों ने अपने पुरोहितों, यहाँ लगभग हम 70 से 80% इन मामलों में हम काम कर रहे हैं पूरे क्षेत्र में। हाँ, हेलो। तो पूरे क्षेत्र में हम लोगों ने, पूरे क्षेत्र में जो पुरोहित व्यवस्था हम लोगों ने ब्राह्मणों की जगह पर हमने बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के पुरोहितों को तैयार किया। और ये पुरोहित जो है आर्य समाज रीत या सनातन रीत से, आर्य समाज रीत से या बौद्ध रीत से, जो लोग बौद्ध रीत से चाहते हैं अपने संस्कार कराना चाहते हैं वो बौद्ध रीत से करवाते हैं, और जो आर्य समाज रीत से संस्कार कराना चाहते हैं वो आर्य समाज रीत से संस्कार कराते हैं। और कल ही संडे के दिन हमारे पड़ोस में हमारा इंटर कॉलेज है, वहीं पर एक शेड्यूल कास्ट के चमार बिरादरी के परिवार में एक उसकी माँ और एक उनका लड़का खत्म हो गया, जिसका संस्कार कल ही बौद्ध रीत से किया जाएगा। तो हम अपने सभी भाइयों से भी ये निवेदन करना चाहते हैं कि वो इस दिशा में संस्कार, जगह जगह हमारे समाज के गरीब लड़के जो हैं हाई स्कूल इंटर हैं, उनको पुरोहिती सिखाई जा सकती है और ये संस्कार जो है हम लोग अपने माध्यम से कराएं। और हम बाद में इसमें बताएं इसके कारण क्या है। उसका मूल कारण ये है कि शायद हमारे लोग मूल रूप से धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि जब ये आया तो एक लड़का हमारे ऊपर बड़ा कुतर्क कर रहा था, वो जागो लोधी समाज से ही जुड़ा हुआ था। और उसका मूल कारण है हमारे पढ़े लिखे, हमने प्रोफेसरों को देखा, बहुत सारे लोगों ने इन हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया है। तो हमने बहुत सारी करीब 20-25 किताबें भी यहाँ पर, उनको हमारे पास 250-300 किताबें हैं, लेकिन करीब 20-25 किताबें हमने इसलिए रखी हैं कि ताकि मैं आप लोगों को उनसे प्रमाण दे सकूं कि ये जितनी इनमें से शूद्र जातियां जो हैं उनके लिए कोई भी स्थान नहीं है। हमारे पास सामने किताब रखी हुई है, तो उसमें संस्कार विधि स्वामी दयानंद की रखी हुई है, और मैं आर्य समाज में रहा तो स्वामी दयानंद ने तो ये लिख दिया, उसमें स्वामी दयानंद ने लिखा कि भाई जो ब्राह्मण का लड़का है उसका नाम ज्ञान सूचक होना चाहिए। पहले तो नामकरण कब हो, तो उसमें दिया गया कि नामकरण 10वें या 11वें दिन होना चाहिए।
फिर ब्राह्मण के लड़के का नाम जो है वो ज्ञान सूचक हो, क्षत्रिय के लड़के का नाम बल सूचक हो, वैश्य के बच्चे का धन सूचक हो, लेकिन शूद्रों के बच्चों के नाम जो है वो दासता सूचक होने चाहिए। अब यहाँ पर सवाल खड़ा होता है कि 10 दिन का जो बच्चा उसका कर्म क्या है, जिसके आधार पर आप उसने बड़ा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य घोषित कर दिया कि चलो हमको उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है, जो शूद्र है उसके लड़के का नाम दासता सूचक क्यों रखा जाए। और उसमें भी स्वामी दयानंद एक चालाकी ये करते हैं, उसमें जुगुप्सा शब्द लिखा हुआ है। जुगुप्सा शब्द का अर्थ होता है घृणा, उपकाई। ऐसे शूद्रों के नाम रखो जिसके कारण से उनको उनके प्रति घृणा उत्पन्न हो जाए। मैं एक मीटिंग में गया था और साक्षी महाराज जो उन्नाव से सांसद हैं, मैं ग्रेटर नोएडा में एक जो भारत सिंह हैं एटा के, तो उन्होंने कार्यक्रम बुलवाया था, उस कार्यक्रम में मैं भी गया था। तो जब हमने वहां पर गए और हमने सारी बातें रखी साक्षी महाराज के सामने, हमने कहा कि हिंदू की बड़ी वकालत करते हैं, मैंने बहुत सारा साहित्य पढ़ा है और उन सारे साहित्यों में दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, स्त्रियों के लिए, और ताज्जुब तो इस बात का शायद आपको होगा या आपको जानकारी न हो, हिंदू धर्म व्यवस्था में आज वो शंकराचार्य ने लिखा स्त्री शूद्रो न भेदम, स्त्री और शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं है, और वो स्त्री ब्राह्मण की लड़की को भी पढ़ने का अधिकार हिंदू धर्म व्यवस्था में नहीं है। ये हमारा संविधान है, ये बाबा साहब अम्बेडकर की देन थी जिन्होंने संविधान बनाया, और उस संविधान की बदौलत आज ब्राह्मण की लड़की को भी पढ़ने का अधिकार मिला। क्योंकि जिनका जनेऊ संस्कार नहीं होता था, जिनका लेकिन से आप ना जानते हो, एक नथु सिंह लोधी दरोगा जी थे फरखाबाद के, जो डॉक्टर जी के खिलाफ चुनाव लड़े थे। उनकी एक लड़की हमारे फेसबुक से जुड़ी थी, वो कह रही थी बुलंदशहर वगैरह थे, 4-5 पीढ़ी पहले ये सब घुमंतु जातियां थी, ये घूमने वाले लोग थे। फतेहपुर और मैनपुरी में ये दोनों जगह पर लोधी जो है मुक्त जाति में माना जाता है, और वहां पर लोधी जो है उसको विमुक्त जाति का उसको बेनिफिट मिल रहा है। फतेहपुर में एक हमारे मित्र हैं, उनसे भी हमारी बात हुई, जगदीश सिंह लोधी, तो उन्होंने कहा कि हमने प्रयास करके और वो जो ये विमुक्त जाति का सर्टिफिकेट कई लड़कों को, और उनका खुद हमारे परिवार के 2-3-4 लड़के जो हैं उनको विमुक्त जाति का सर्टिफिकेट मिला, और जिसके कारण से उनको नौकरियां मिल गई। तो साथियों, ये जो जहां पर अगर हम संविधान की बात करना चाहें, हम अगर ये जब 1928 में साइमन कमीशन अपने देश में आया, तो यहाँ पर कुछ लोगों ने बड़ी चतुर चालाकी से जितने पिछड़े वर्ग की जातियां थी इनको क्षत्रिय घोषित करने का, क्योंकि हमारे समाज के लोगों में एक क्षत्रित्व का भूत घुसा हुआ है। हमने बहुत सारे जो हमारे सामने मनुस्मृति रखी हुई है, बिल्कुल सामने ये मनुस्मृति है, और इस मनुस्मृति में एक संस्कृत में श्लोक दिया गया है। वो संस्कृत का श्लोक ये है कि 10 वर्षम विप्र सूनु 100 वर्षम भूमको, 10 साल ब्राह्मण का लड़का 100 साल का क्षत्रिय, पिता पुत्रम बीजान्यात्, दोनों के बीच में पिता पुत्र का संबंध है। ब्राह्मण स्तुत्वयोगिता, 10 साल का ब्राह्मण का लड़का 100 साल के ठाकुर का बाप है। अब आप बताइए ये कहाँ की शिक्षता रह गई, ये कहाँ की शिक्षा रह गई। और मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैं शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ, एक संस्कृत में श्लोक है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु भगवान शंकर का स्वरूप है, गुरु साक्षात परमात्मा का रूप है, इसलिए हमारे ऐसे गुरु को प्रणाम है। लेकिन मैं देखता हूँ जिन बच्चों की हमने इतनी बड़ी सहायता की, इतनी बड़ी मदद की, जो ब्राह्मणों के लड़के थे, लेकिन जब पढ़े लिखे जाते हैं कभी भी स्कूल के अंदर, वो चाहे वो ठाकुरों के अध्यापक क्यों न हो, पिछड़े वर्गों के हो, दलित जातियों के हो, लेकिन कभी उनके पैर नहीं छूटे। जब गुरु का दर्जा भगवान से भी बड़ा है, कबीरदास ने तो कह दिया गुरु गोविंद दोनों खड़े का अकेला गौ पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। भाई गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, कबीरदास कहते हैं गुरु भी खड़ा है, भगवान भी खड़े हैं। मेरे सामने समस्या खड़ी हो गई है कि मैं किसके चरण स्पर्श करूं, तो उन्होंने कहा नहीं, गुरु का दर्जा जो है भगवान से भी बड़ा है। लेकिन मैं देखता हूं कि जातिवाद का जहर कितना समाज में घुला हुआ है। ब्राह्मण का 10 साल का लड़का और अपने गुरुजनों के पैर नहीं छूटता है, नमस्ते, और पढ़ने लिखने के बाद वो नमस्ते करना भी भूल जाता है। आखिर क्यों? इसका कारण क्या है? ये हिंदू संस्कृत, इसका अर्थ ही ये गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, इसका ये अर्थ ही नहीं है। क्योंकि वर्ण व्यवस्था के तहत
केवल ब्राह्मण को ही पढ़ने और पढ़ाने का अधिकार था। क्षत्रिय को पढ़ने का तो अधिकार था लेकिन पढ़ाने का नहीं अधिकार। वैश्य को पढ़ने का अधिकार था लेकिन पढ़ाने का अधिकार नहीं था। और शूद्र को न पढ़ने का अधिकार था न पढ़ाने का अधिकार था। और सबसे बड़ी बात, आदिगुरु शंकराचार्य लिखते हैं स्त्री शूद्रो न विदिता, स्त्री और शूद्र को नहीं पढ़ना चाहिए। तो वहां ब्राह्मण की लड़की को भी पढ़ने का अधिकार नहीं है। और हिंदू धर्म व्यवस्था में हमारे सामने बहुत सारे स्वामी दयानंद की संस्कार विधि रखी हुई है, हमारे सामने मनुस्मृति रखी हुई है, सामने रखी हुई है, हमारे सामने स्वामी दयानंद की संस्कार विधि रखी हुई है। संस्कार विधि में स्वामी दयानंद जो कर्म की व्यवस्था मानते थे, उन्होंने भी लड़कियों के लिए कहीं पर उपनयन संस्कार का कोई विधान नहीं लिखा। तो इस तरीके से जब हिंदू धर्म व्यवस्था में लड़कियों के लिए, नारी के लिए पढ़ने के लिए कोई वो नहीं था। और वही आदिगुरु शंकराचार्य लिखते हैं कि नरक सुधारतम, नरक का दरवाजा क्या है, नरक का दरवाजा क्या है। तो बहुत मोटी बात है, तो उन्होंने आज उसका उत्तर लिख दिया, नारी नरक का दरवाजा है। जिस समाज और देश में नारी का सम्मान नहीं होता, वो घर और परिवार, वो देश कभी भी तरक्की और उन्नति नहीं कर सकता। हम देख सकते हैं भारतवर्ष में हमारे पिछड़ने का मूल कारण यही है कि हमने आज तक नारी जाति को सम्मान नहीं दिया है, उसके लिए शिक्षा के दरवाजे नहीं खोले हैं। इसके लिए हमें संविधान निर्माताओं का, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का, ये बहुत सारे महान पुरुषों ने हमको, ज्योतिबा फुले जैसे महान पुरुषों का ऋण मानना चाहिए कि जिन्होंने समाज में लड़कियों को पढ़ने लिखने का, अंग्रेजों से लड़ भिड़ करके उन्होंने अधिकार दिलाया। उन्होंने एक बात और आप ये किताब सामने जो है ये स्वामी विवेकानंद की है। इस किताब संस्कृत और समाजवाद, इस किताब को उन्होंने अंग्रेजी नाम था क्लासिकल सोशलिज्म। इसके अंदर स्वामी लिखा, अरे मेरे ब्राह्मण भाइयों, ज्ञान जीवन की स्रोत थी, तुमने इनको इतनी शिक्षा दी वो केवल लड़ नहीं सके, बनी शिक्षा दी वो केवल व्यापार कर सके। और शूद्र, इनके पास तुमने ज्ञान
हेलो 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 बोल हेलो 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 हट सही कर देखो ऐसा नाम तरह के नंबर लिंक खत्म है डाले लिंक नहीं हमने कहा कि क्या टॉपिक पर हमको बोलना है हाँ
लोधी समाज, ठीक है। अब यहाँ पर ये सवाल होता है कि ये लोधी समाज की उत्पत्ति और उसका इतिहास क्या है। जहां तक हमारे जो इतिहासकार हैं उन्होंने लोधी समाज का इतिहास जो है वेदों से जोड़ा, लेकिन हमको सोचने की बात है कि वैदिक पीरियड में जो जाति व्यवस्था थी वो अस्तित्व में नहीं है, और जो लोधम ने निपस्मन माना है जो उसमें लिखा, तो चूंकि उस समय तक लोधी जाति ही जब अस्तित्व में नहीं आई तो वो लोधी जाति का इतिहास नहीं हो सकता। अगर इसमें हम और सबसे महत्वपूर्ण बात अगर इसको हम देखना चाहें तो जो हमको इस समय धर्म ग्रंथ उपलब्ध हैं उस वाल्मीकि रामायण में कहीं पर भी हमको लोधी जाति का कोई इतिहास नहीं मिलता है। महाभारत में भी लोधी जाति का इतिहास नहीं है, और किसी लड़के ने यह डाल दिया कि लोधी जाति का मनुस्मृति में एक श्लोक, जब मैंने कल मनुस्मृति क्योंकि हमारे पास रखी हुई है, ये मनुस्मृति में हमने उस श्लोक देखा, वहां लोध शब्द ही नहीं है। तो हमारा जो इतिहास है वो न तो वाल्मीकि रामायण में है और हमारा न इतिहास वेदों में है, हमारा इतिहास जो है वो न महाभारत में। हमको लग रहा है कि जो हमारे यहाँ तो ये जाति व्यवस्था कैसे अस्तित्व में आई, समाजशास्त्र में हमको समझने की जरूरत है। एक तो वर्णों से जातियां हैं, जो ब्राह्मण वर्ण था वो ब्राह्मण जाति बनी, क्षत्रिय वर्ण था क्षत्रिय जाति बनी, वैश्य वर्ण था वैश्य जाति। लेकिन यहाँ पर एक और नई चीज जो थी कि यहाँ पर गणराज्य व्यवस्था से जातियां, जैसे अहीर कोई एक जाति नहीं है बल्कि मूल रूप से आभीर गणराज्य, महाभारत में इसका उल्लेख है। महाभारत में 16 जनपदों का उल्लेख है और उसमें एक आभीर गणराज्य। आभीर शब्द से ही अहीर बना, और एक शब्द होता आयन, आयन माने होता है राज्य निवास। जैसे हम गांव में रहते हैं, कछियाना, तिलियाना, अहिराना, आयन माने राज्य निवास। अहिराना का मतलब है अहीरों का निवास, कछियाना का मतलब काशी साकी मौर का निवास, तिलियाना का मतलब तेलियों का निवास। तो आयन माने होता है राज्य निवास। वर्तमान हरियाणा ये आभीर गणराज्य था। इसी तरीके से शक गणराज्य जिसके महात्मा बुद्ध शाक्य थे, तो ये शक गणराज्य था। शक गणराज्य के रहने वाले शाक्य कहलाए, आभीर गणराज्य के रहने वाले आभीर कहलाए, कोलीय गणराज्य के रहने वाले कोलीय गणराज्य कहलाए। ये कोलीय गणराज्य बिहार में था और ये वहां पर एक कोयरी जाति पाई जाती है। तो जो कोयरी जाति है वो कोलीय गणराज्य के लोग रहने वाले थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने एक अंबष्ट गणराज्य का उल्लेख किया है जो बिहार में पाई जाती है। ये अंबष्ट गणराज्य के रहने वाले अमीर कहलाए, निषाद गणराज्य के रहने वाले निषाद कहलाए, कैवर्त गणराज्य के रहने वाले केवट कहलाए। और जो विश्वविद्यालय वर्मा की एक किताब है इतिहास के उपेक्षित पृष्ठ, उसमें उन्होंने जिक्र किया कि लुधियाना के पास एक योधे गणराज्य था और हम ये लोधी समाज जो था योधे गणराज्य का रहने वाला था। ये लोधे जो थे मूल रूप से पहले योधे थे। योधे का मतलब होता है लड़ाकू कौम, और उन्होंने इसका एक उदाहरण दिया कि संस्कृत का एक यष्टि शब्द है, यष्ट माना होता लाठी, जैसे यष्ट से लाठी बना उसी तरीके से योधे से लोधे बन गया और कालांतर में लोधी लोधा आदि शब्दों की व्युत्पत्ति हुई, आदि शब्दों की व्युत्पत्ति हुई। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात ये कि जब आर्यों ने अटैक किया तो ये सारे गणराज्यों के लोग उधर से जब भागे, आभीर गणराज्य के लोग भागे, नदियों के किनारे जब ये लोग पहुंचे तो इसे ये पूछा गया कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो आभीर का मतलब था आभीर। यादव जाति का हमने इतिहास पढ़ा, उसमें लिखा हुआ है कि कौन, तो उसमें लिखा आभीर देश निवास न इतिहास। जो आभीर गणराज्य के रहने वाले लोग थे वो, ये वंश दर्पण का ये मत हमारे मत का समर्थन करता है कि आभीर कोई जाति नहीं थी। मूल रूप से हम लोग सब सिंधु घाटी सभ्यता के मानने वाले थे। तो जब वहां से अटैक हुआ तो ये लोग उधर से भागे, और जब भागे तो इधर जब आए तो ये
जो आभीर गणराज्य के लोग आए वो आभीर कहलाए। इसी तरीके से कैवर्त गणराज्य के लोग भागे तो वो केवट कहलाए। निषाद गणराज्य के लोग भागे तो निषाद कहलाए। इसी तरीके से कहलाए। कोली गणराज्य के लोग कोयली कहलाए और अंबस्ट गणराज्य के लोग अंबस्ट कहलाए। इसका मतलब है कि जो ज्यादातर पिछड़े वर्ग की जातियां हैं वो गणराज्य व्यवस्था की देन है। ये गणराज्य व्यवस्था से हजारों साल जो शिक्षा का गैप रहा, इसके कारण से हम लोगों के बीच में इतना डिफरेंस वो हो गया, जिसके कारण से ये नई नई जाति व्यवस्था बन करके खड़ी हो गई। और मूल रूप से हम लोग अगर इसको माने तो हम सब लोग मूल निवासी हैं, और यादव से लेकर इन सारी जितनी मूल निवासी जातियां हैं इनका डीएनए एक है। एक महत्वपूर्ण उदाहरण है कि नारायण तिवारी, एक औरत से एक बच्चा पैदा हुआ, वो हाई कोर्ट में वकील बना और उसने ये कहा, का लड़का नारायण तिवारी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने इस बात को नहीं माना। लेकिन जब उस जज ने कहा कि आप इस चीज को नहीं मान रहे हैं, लड़का कह रहा है कि मैं नारायण तिवारी का लड़का हूं, तो मैं आपका डीएनए टेस्ट कराऊंगा। अब पंडित जी हिल गए और पंडित जी भयभीत हो गए और उन्होंने क्या काम किया, 80-85 वर्ष की अवस्था में उस वकील की लड़की माँ जो थी उसके साथ, उज्ज्वला के साथ उन्होंने शादी की और उन्होंने स्वीकार किया कि वो लड़का उनका है। तो ये जो डीएनए रिपोर्ट है, तो हम अगर इस डीएनए रिपोर्ट को देखें तो वो यादव से लेकर भंगी तक का डीएनए एक ही मिल रहा है। ये इस बात को सिद्ध करता है कि हम लोग इस देश के मूल निवासी हैं, इस देश के रहने वाले हैं। और हमारे अंदर जो जाति व्यवस्था पैदा हुई वो केवल गणराज्य व्यवस्था के कारण से पैदा हुई। गणराज्य व्यवस्था के कारण से हम अलग अलग जातियों में बट गए। अलग अलग जातियों में हम लोग बटे। हम यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण चीज, हमारे पास हमारे पास वाल्मीकि रामायण जी जी भाग लिखे हुए हैं और इसमें हमारे पास उत्तरकांड में महत्वपूर्ण बात है। इस उत्तरकांड में एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग दिया गया। प्रसंग दिया गया कि एक ब्राह्मणों का लड़का जो खत्म हो गया, ब्राह्मणों का लड़का खत्म हुआ तो वो राम के दरबार में ले जाते हैं और राम पूछते हैं कि भाई ये लड़का कैसे खत्म हुआ। तो उन्होंने कहा कि भाई आपके रहते हुए ये लड़का खत्म हो गया। तो राम ने नारद को बुलवाया, नारद से पूछा कि भाई ये लड़का कैसे खत्म हुआ। तो नारद ने कहा कि राम सतयुग में केवल ब्राह्मणों को ही तपस्या करता। ये बड़ी ताज्जुब की बात है। एक ऐसा धर्म है कि सतयुग में ब्राह्मण के अलावा क्षत्रिय भी तपस्या नहीं कर सकता था। त्रेता में ब्राह्मण और क्षत्रिय दो को तपस्या का अधिकार था। वैश्य और शूद्र जातियां जो थी वो तपस्या नहीं कर सकती थी। राम ने उसमें दिया कि इसको, नारद ने कहा कि एक शंभुक नाम का ऋषि है जो शूद्र है, तुम्हारे राज्य में तपस्या कर रहा है विंध्याचल पहाड़ पर। अगर तपस्या करने से उसको नहीं रोका तो तुम्हारा राजपाट ध्वस्त हो जाएगा। इस वाल्मीकि रामायण में लिखा कि राम पुष्पक विमान पर बैठ करके गए और विंध्याचल पहाड़ पर तपस्या करते हुए शंभुक ऋषि की गर्दन को काट दिया। इसमें एक और जो सबसे महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है वो ये लिखी हुई है, उसमें ये लिखा कि सतयुग में धर्म के 4 पैर थे, लेकिन त्रेता में 3 रह गए, इसलिए उसका नाम त्रेता पड़ गया। उसमें ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर अधर्म का पैर कौन था। उसमें ये लिखा हुआ है कि अधर्म, खेती करना अधर्म का काम है और ये मल उठाने के समान अपवित्र है। ये हिंदू धर्म व्यवस्था, जितने भी ये पिछड़े वर्ग की जातियां हैं, इनको मूल रूप से, अब ये मल कौन उठाता है, तो भंगी उठाता है। तो हिंदू धर्म व्यवस्था जो मेहनत कश कौमें हैं, श्रम करने वाले, उनको भंगी मानती। मैं कहना चाहूंगा कि एक पंडित जी को 2 महीने छुट्टी आती है, भंगी की बदौलत, जिसकी पंडित भंगी की बदौलत जिसकी सफाई की, उसकी बदौलत पंडित जी ठीक हो गए, तो पंडित जी तो बेहतर हो गए। भंगी की सफाई करने वाला था उसको समाज में समझता है, और उसका मूल कारण है हमारे समाज में आज भी मेहनत करने वाले को जाता है। मैंने वाल्मीकि रामायण का जो उदाहरण दिया, ये रखी हुई सामने हमारे पास, और चाहे तो वो श्लोक उद्धृत कर सकता हूँ। तो ये बहुत मोटी बात है, खेती करना अधर्म का काम है,
और मल उठाने के समान अपवित्र है। तो एक मल उठाता कौन है? एक खेती करता कौन है? और खेती करने वाले ये पिछड़े वर्ग की जाति है। हिंदू धर्म व्यवस्था में ये वाल्मीकि रामायण के आधार पर उनका स्थान एक भंगी से बढ़ करके नहीं है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, और यहाँ पशुओं से भी समाज की दलित पिछड़े वर्ग की जातियों के साथ में पशुओं से भी गया व्यवहार किया जाता है। मैं बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन की घटना का उल्लेख करना चाहूंगा कि महाड़ तालाब में दलित जाति के लोग जो थे, उन जातियों को पानी पीने से वहां की नगर पालिका ने रोक दिया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1927 में बहुत बड़ा वहां पर धरना और प्रदर्शन किया, और धरना और प्रदर्शन जब उन्होंने किया तो उनको पुलिस पकड़ करके ले गई। बाबा साहब अम्बेडकर को पुलिस जब पकड़ करके ले गई तो बाबा साहब अम्बेडकर बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति थे, वो विश्व के 7 महान विद्वानों में से थे। उन्होंने उस दरोगा से पूछा कि आपने मुझे क्यों पकड़ा? उसने कहा कि आपने बहुत बड़ा अपराध किया है, और वो अपराध ये किया है कि इस महाड़ तालाब में पानी पिया। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे साथ एक व्यक्ति ने और पानी पिया था, आपने उसको छोड़ दिया। तो उन्होंने कहा वो कौन व्यक्ति था, बताइए बताइए। उन्होंने कहा एक कुत्ता और था, जिसने कुत्ते ने इस तालाब में पानी पिया था। दरोगा ने कहा बाबा साहब अम्बेडकर, कुत्ते ने पानी पिया, आपने तालाब में पानी पिया, उसके कारण से तालाब का पानी अपवित्र हो गया, लेकिन कुत्ते के पीना इस पानी से तालाब अपवित्र नहीं हुआ। कहते हैं एक बार गांधी जी ने बाबा साहब अम्बेडकर को बुलाया और उनसे कहा कि हम जो इस देश की आजादी का आंदोलन चला रहे हैं, आप हमारा इसमें सहयोग नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी आपके बीच में थोड़ा सोच का अंतर है, विचार का अंतर है, दृष्टिकोण का अंतर है, वैचारिक अंतर है। अगर हम वैचारिक अंतर को खत्म कर लें तो हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके चल सकते। बाबा साहब अम्बेडकर वो गांधी जी ने पूछा कि क्या अंतर है? उन्होंने कहा आप चाहते हैं कि ये देश आजाद हो जाए, लेकिन हम चाहते हैं इस देश के देशवासी आजाद, देश के देशवासी आजाद हो जाएं। इस देश आजाद हो जाएगा, इससे कोई लाभ हमारे लोगों को नहीं मिलेगा, इस देश के दलितों को नहीं मिलेगा, इस देश के पिछड़ों को नहीं मिलेगा। इस देश पर अंग्रेज चले जाएंगे, लेकिन इस देश की सवर्ण जातियां जो उसी तरीके से अन्याय अत्याचार और आतंक हमारे ऊपर करती रहेगी। उन्होंने कहा एक कुत्ता मंदिर के अंदर जा सकता है, कुत्ते के मंदिर के अंदर जाने से मंदिर अपवित्र नहीं होता है, लेकिन अगर दलित जातियों का कोई आदमी मंदिर के अंदर चला जाए तो मंदिर और भगवान दोनों अपवित्र हो जाते हैं। आखिर उस मंदिर को बनाने वाले लोग कौन है? मंदिर को बनाने वाले बैकवर्ड रस्सी के लोग होते हैं। उस मूर्ति को बनाने वाले भी दलित समाज के लोग होते हैं, लेकिन मूर्ति की जब स्थापना हो जाती है, मंदिर बन जाता है, फिर वही दलित जातियों के लोग, पिछड़े वर्गों के लोग मंदिर में घुस नहीं सकते, उसके पुजारी नहीं बन सकते। मैं एक बार तो उसमें पुजारी नहीं बन सकते हैं। तो ये कैसा धर्म है जो एक तरफ तो ये कहता है पीठी से हाथी तक में भगवान है, एक तरफ कहता है अयम निजा परोपेति इति गणना लक्ष्य शाम उदार चरिता नाम तो कुटुंबकम, ये अपना है ये पराया है, ऐसी गणना तुच्छ बुद्धि वाले करते हैं। लेकिन उदार चरित्र वाले लोग होते हैं, वो पूरी पृथ्वी को परिवार मानते हैं। लेकिन ये कैसा धर्म है कि आज पूरे पिछड़े वर्ग के समाज और दलित जातियों को 6000 से ज्यादा टुकड़ों में बांटा गया, और एक एक जात में 7-7 फिरके पैदा किए गए। कम से कम 45-50 हजार टुकड़ों में हम बटे हुए हैं, और पशुओं से भी गया बीता व्यवहार हमारे समाज के लोगों के साथ में किया जा रहा है, दलित लोगों के साथ किया जा रहा है, पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ किया जा रहा है। कुछ लोग ये कह सकते यहाँ पर हमारी स्थिति मजबूत है, हमको चलते, लेकिन मैं जानता हूँ शाहजहांपुर की प्रसिद्ध घटना, वहां का एक विधायक था ठाकुर गोविंद कुमार सिंह, जो भाजपा का था, मानी कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। लोधी समाज की औरतों को नंगा करके गली में घुमाया गया। इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम क्या कहेंगे? हमको मालूम प्रसिद्ध घटना है, बाबू जगजीवन राम उस समय वो प्रधानमंत्री थे और वो रक्षा मंत्री के समय में, और जब वो काशी को जाते हैं, संपूर्णानंद जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे, काशी की बिरादरी के थे, उनकी मूर्ति का अनावरण करने जाते हैं,
तो उनके चले आने के बाद काशी विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों ने वो मूर्ति जो थी गंगाजल, गोमूत्र और गोबर से धोई थी। ये कैसा धर्म है, कैसा धर्म है। गोमूत्र से धोई थी तो हमको सोचना चाहिए इस समाज के अंदर कितना बड़ा भेदभाव है। ये हेलो जी, हाँ आदरणीय, मैं एक थोड़ा निवेदन करना चाहूंगा। हाँ मुझे लगता है कि हम लोग शायद विषय से थोड़ा अलग जा रहे हैं। हमको लोधी समाज के इतिहास पे बोलना है, ना कि विचारधारा पे बोलना है। हाँ 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 बिल्कुल ठीक है। जी तो जी जहां तक लोधी समाज की स्थिति आती है तो पहली चीज तो हमने ये कहा कि जो वेदों में बात आई है वो बात हमारे, क्योंकि वैदिक पीरियड में जाति व्यवस्था अस्तित्व में नहीं है, इसीलिए लोधम नयंत पर मानवाना का कोई मतलब नहीं बनता। और जो महाभारत में कहीं पर भी और उसमें रामायण में, वाल्मीकि रामायण जो हमारे पास रखी हुई है, कहीं पर भी लोधी जाति का कहीं, जो पुराणों की बात आती है पुराणों में कहीं कहीं पर जो ये जिक्र आया और उसमें विशेषकर जो इसको हम परशुराम के संवाद के, परशुराम से जो संघर्ष क्षत्रियों का हुआ उसके साथ जोड़ देते हैं। परशुराम ने क्षत्रियों का 21 बार विनाश कर दिया, ये महाभारत में लिखा हुआ। और हमारे पास एक किताब रखी हुई है डॉक्टर राहुल शंकरटैन। डॉक्टर राहुल शंकरटैन ब्राह्मण थे, 36 भाषाओं के ज्ञाता थे, उनकी एक किताब हमारे पास रखी हुई है। परशुराम ने क्षत्रियों का 21 बार विनाश किया और वो सब क्षत्राणियां परशुराम के पास जाती हैं और परशुराम से ये कहते हैं कि महाराज आपने क्षत्रियों का विनाश कर दिया, गर्भस्थ बच्चे भी मार डाले, आखिर हमारा अब वंश कैसे चलेगा। परशुराम ने उन सारी क्षत्राणियों को ब्राह्मणों को दान में दे दिया। और महाभारत में लिखा कि वर्तमान क्षत्रिय जो हैं वो उन्हीं ब्राह्मणों की दोगली संतान। अगर हम इस चीज को जोड़ते हैं कि भाई हम क्षत्रिय थे, तो अगर हम क्षत्रिय थे तो फिर इसका मतलब क्या निकला, फिर तो हम ब्राह्मणों की दोगली संतान साबित होंगे। अगर हम इसको वैज्ञानिक तथ्यों से इसको देखना चाहें तो बहुत मोटी बात, जो पिछड़े वर्ग की जातियां उनका डीएनए जो है ब्राह्मणों से नहीं मिल पा रहा, उनका डीएनए क्षत्रियों से मेल नहीं खा रहा। ये इसलिए हमको लगता है ये केवल कपोलकल्पित कहानी जो है इतिहास पे, क्योंकि विज्ञान के साथ ये सम्मत नहीं। ये तो है ब्राह्मण और क्षत्रियों का तो डीएनए मिल रहा है, लेकिन ब्राह्मणों का और लोधियों का डीएनए आपस में नहीं मिल रहा है। तीनों का, इनका जो डीएनए मिल रहा है वो जो पिछड़े वर्ग की जाति है उनके साथ मिल रहा है। और डीएनए रिपोर्ट को हम लोग किसी तरीके से नकार नहीं सकते हैं। अगर हम इसको, हम अगर चले आए पृथ्वीराज काल में, जहाँ ईश्वर सिंह पृथ्वीराज रासों में ईश्वर सिंह लोधी का जिक्र आता है। ईश्वर सिंह लोधी भी ना धरे धीर, हमको उसमें इसका इतिहास मिलता है कि यहाँ पर जो ईश्वर सिंह थे वो लोधी हुए। लेकिन हमको एक और जो संत हुए थे उन्होंने बड़ा अच्छी बात कही, पांडे तेरी गायत्री लोधी का खेत खाती थी, अल्लाह का ढंगर टेकरी लांगर लांगर जाती थी। पांडे जी तुम्हारी खेत वो गायत्री जी थी, वो लोधी का खेत खा रही थी और लंगड़ा लंगड़ा कर जा रही थी। तो बाद बाकी अगर हम कहीं पर देखें हमारे राजाओं के में उस समय कोई जिक्र रहा हो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में वीरांगना अवंती बाई पर अगर हम चले आए, उस पीरियड में 14 राजा महाराजा थे। वो एक लड़का तो कोई कह रहा था, शायद विजय सिंह कह रहे थे कि वहां 56 राजा महाराजा थे, मैंने तो ऐसा कहीं नहीं पढ़ा। 14 राजा महाराजाओं का जिक्र हमने पढ़ा, जहां वीरांगना अवंती बाई जो थी 1857 की क्रांति में उन्होंने अंग्रेजों से बड़ी बहादुरी के साथ लड़ी और वो वीर गति को प्राप्त हुई। उस समय हमारा, अगर हम उस इतिहास को देखें तो वहां पर 14 हरदोई जनपद में उत्तर प्रदेश में 2 राजा महाराजा, एक तो स्वयं हरदोई जनपद के थे और यहाँ पर एक कछौना बालाओं कछौना, वहां के पड़ोस में ही बिरुआ और हथुरा 2 स्टेटें हैं। तो जब मैं वहां पर गया तो एक पंडित जी मिले थे, तो हमको तो केवल यही पता था कि बिरुआ और हथुरा एक ही स्टेट थी, लेकिन उन्होंने बताया नहीं, बिरुआ और हथुरा 2 स्टेटें थी और स्टेटों पर लोधी समाज के 2 राजा थे, लेकिन उनके सेनापति जो थे वो ठाकुर बिरादरी के लोग थे और 57 के आसपास उन दोनों का कत्लेआम कर दिया। बुलंदशहर में भी कोई संभवतः राज परिवार रहा हो,
ललितपुर में। ललितपुर का जो राजा थे वो लोधी समाज के ही थे, और क्योंकि दीवान रघुनाथ सिंह से हमारे व्यक्तिगत संबंध थे, उनसे उनके साथ जो हमारे व्यक्तिगत संबंध थे, और उन्होंने एक और कोई किताब लिखी, हमारे पास वो किताब थी। उन्होंने लिखा कि मध्य प्रदेश में ऐसे भी कुछ कुएं मिले हैं जिन कुओं पर नाम के बाद में लोधी यादव लिखा हो। तो इससे ये भी सिद्ध हो सकता है कि हो सकता है उस पीरियड में कहीं लोधी और यादवों का भी कोई संपर्क और संबंध रहा हो। हाँ, और साहब बताइए। जी, ये योद्धे गणराज्य को जोड़ के बताया जाता है लोधी समाज का, और लुधियाना का बताया जाता है, और दूसरा कि अफगानिस्तान तक जितना, उसको लेके आपका क्या विचार है? हाँ, बिल्कुल। ये वर्तमान लुधियाना जो है, हमको लग रहा है कि ये योद्धे जो गणराज्य था, ये हो सकता है कहीं ये लुधियाना न हो, क्योंकि लुधियाना शब्द जो हमने ऐन शब्द बताया, ये लोधे ऐन, लुधियाना का मतलब है लोधियों का राज्य। ये कभी लोधियों का राज्य रहा, और लोद्रवा लोधियों का जो एक राज्य था, उसकी राजधानी भी लोद्रवा थी वहां पर। लेकिन आर्यों ने जब इनके ऊपर अटैक किया तो हमारी समझ से लोग वहां भाग करके आए, और आकर के गंगा या नदियों के किनारे इधर उधर भाग करके अभी ये हमारा, हम आपको बताएं, उसका बाड़मेर जिले का एक लड़का मुसलमान जो है वो लोधी है, हमसे जुड़ा हुआ, हसन रजा लोधी उसका नाम है। हम इस टाइम फोन नंबर उसका देंगे आपको। तो मैंने उससे, हमारी उससे फोन से बात हुई, तो मैंने उससे पूछा कि भाई एक बात आप हमको ये बताओ, क्या आप मानते हो आप लोधी? उसने कहा बिल्कुल हम मानते हैं लोधी हैं। तो हमने कहा कि क्या पहले आप हिंदू लोधी थे? उसने कहा हम हाँ पहले हिंदू लोधी थे, 4-5 पीढ़ी पहले हम लोग हिंदू लोधी थे। उसने कहा कि बाड़मेर जिले में लगभग 1.5 लाख मतदाता मुस्लिम लोधी है। अच्छा, 1.5 लाख मतदाता है। उसने कहा कि वो वहां की पाकिस्तान की जो मरिया लोधी हैं, जो अमेरिका की राजदूत हैं, तो उनसे हमारे संबंध हैं उनके परिवार में, और वहां के और हमारे साथ में फेसबुक पर जुड़े हैं सलीम लोधी। सलीम लोधी से हमारी जब बातचीत हुई तो सलीम लोधी तो कह रहे थे, उन्होंने भी माना कि अफगानिस्तान वगैरह में काफी संख्या में लोधी आज भी रहते हैं, लेकिन उन्होंने कहा मध्य पाकिस्तान में भी काफी संख्या में लोधी हैं, अच्छे अच्छे पदों के ऊपर हैं। तो उनको यही नहीं पता था हिंदुओं में भी लोधी होते हैं। कि जब उनको मैंने पूरा परिचय और लगातार हमारी उनसे बातचीत होती थी, बड़े सज्जन अच्छे व्यक्ति हैं। तो ये लोधी समाज के लोग विशेषकर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में हमारी समझ से बहुत संख्या में है। मैं यहाँ पर एक बात और जोड़ना चाहता हूँ, ये लोधी समाज, मैं यहाँ पर 4-5 जिलों की बात करता हूँ। ये उन्नाव में ऊपर के भाग में लोधी है और नीचे के भाग में निषाद रहता है, और हमारे हरदोई जनपद में लोधी और निषादों के बीच में 100% शादी संबंध है। और केवल हरदोई में नहीं, बल्कि यहाँ 4-5 जिलों में, पीलीभीत है, और ये शाहजहांपुर है, हमारे हरदोई में है, फर्रुखाबाद है, कानपुर है, इन तमाम जिलों में लोधी और निषादों के बीच में आपस में 100% शादी संबंध है। और मूल रूप से निषाद जो है वो लोधी समाज का ही एक अंग है। तमाम जगह पर, बहुत सारे जगहों पर निषाद और लोधियों के बीच में शादी संबंध नहीं है, लेकिन इधर काफी बड़ी संख्या में है। और विशेषकर माननीय कल्याण सिंह की जो बहू है, जो प्रेमलता, हमारे पड़ोस फर्रुखाबाद की हैं, प्रेमलता जी, वो निषाद वंश की ही हैं। और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात है कि माननीय मनोहर लाल जी जो निषाद थे, ये कानपुर के रहने वाले थे, कई बार वो मंत्री रहे, और प्रयास भी किया कि लोधी निषाद बिन केवट मल्हा एक जाए। और हम कहना चाहेंगे कि हमारे समाज में बड़े संकीर्ण सोच के लोग हैं। एक विनोद पटेल जी मित्र हैं, तो उनसे कई बार हमारी बातचीत हुई। हमने कहा कि तमाम जिलों में लोधी निषाद बिन केवटों के में हो रहे हैं, और लोधी निषाद बिन केवट अगर एक प्लेटफार्म पर हम लोग आ जाएं तो पूरे भारतवर्ष में 11% से ज्यादा होगी है। और राजनीति में हम लोग, जो कीमत है वो वोट की कीमत है। हम लोग पूरे देश के अंदर अगर इकट्ठे हो जाएं तो हम बहुत बड़ा राजनीतिक परिवर्तन
यहाँ पर ला सकते। हेलो। आपने बताया मनोहर लाल जी कानपुर उन्नाव से थे और मंत्री भी रहे, उनके सुपुत्र दिलीप सिंह, दिलीप कुमार, सांसद रहे भी हैं। हाँ सांसद है। उनकी पत्नी है मनीषा। हाँ हेलो हेलो। हाँ उनकी एक पुत्र जो है, उनकी एक है, वो कटनी हाँ से, तो वो मुझे हेलो। हाँ दोनों उनकी बहू। हाँ हेलो 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 हेलो। मनी कल्याण सिंह जी। हाँ हेलो। मेरी आवाज नहीं पहुंच रही अब तक? हाँ हाँ अब आ रही है। मुझे ये बात आपने बजा फरमाई थी, कही है कि कल्याण हाँ सिंह जी की और मनोहर लाल जी की दोनों बहुएं लोधी समाज से थी और प्रेमलता जी निषाद समाज से थी। मुझे थोड़ा ये भी बताएं कि जैन समाज का किस तरह से क्या संबंध है और हमारे लोग जैन कब और कैसे हुए थे? जैन समाज। हेलो। हाँ हमने किस जैन समाज की बात कर रहे हैं? हाँ हाँ। हेलो। असल में ऐसा है कि जैन समाज से संबंधित अभी तक कोई चीज हमने पढ़ी नहीं, लेकिन उसमें जो लोढ़ा जो नहीं होते हैं, लोढ़ा। हेलो हेलो। जी जी मोहन जी, हाँ जी जी जी, सुन रहा हूँ सुन रहा हूँ। तो अभी तक जैन समाज में जो लोधा होते हैं, जो लोधी होते हैं, अभी तक हमने तो कहीं किसी किताब में पढ़ा नहीं। और अभी एक आध बार केवल जिक्र आई है, लेकिन उसके विस्तृत बारे में हमको किसी किताब में या कोई जानकारी हमको नहीं है। लेकिन ये लोधी निषाद वाली तो बहुत सारे यहाँ पर प्रमाण है, और आपस में शादी संबंध भी हो रहे हैं। मनोहर लाल जी की भतीजी जो है हमारे पड़ोस में, सांडी यहाँ कस्बा है, उसके पड़ोस में गांव है, डॉक्टर हैं वो, शायद बीएमएस हैं या बीएमएस, तो उनको भी आई है। जी। तो लोधी समाज का और कहाँ राज्य रहा था लुधियाना के अलावा? जैसे लोधरवा बताया, अफगानिस्तान तक हाँ बताते हैं, तो मध्य एमपी, आज का जो एमपी और यूपी है, इसमें कहाँ कहाँ कुछ प्रमाण मिलते हैं, थोड़ा बताएंगे? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में तो 2-3 स्टेटें थी, लेकिन जो मध्य प्रदेश में हमने पढ़ी थी 14 स्टेटें लगभग थी। 14 स्टेटें थी, और उत्तर प्रदेश में तो ये केवल 2-3 स्टेटें थी, ज्यादा स्टेटें नहीं थी। हाँ। और वैसे अपने समाज में काफी लोग ये एक फर्रुखाबाद में नौगवा गांव पड़ता है, फर्रुखाबाद में लगा हुआ है। तो यहाँ पर जो अपने बिरादर के जज रहे हैं, दूसरा, हाँ हाँ, तो जज रहे हैं, और उनके पास भी काफी प्रॉपर्टी संपत्ति, बल्कि जो 1857 की क्रांति हुई थी, तो उसमें महातिया डालचंद ने, यहाँ लोधियों को महातिया भी कहते हैं, तो महातिया डालचंद ने अंग्रेजों से युद्ध भी किया था, उनको पकड़ा भी गया था, लेकिन वो जब जज के यहाँ से भाग गए और फिर उनको कोई पता नहीं हुआ। तो वहां फर्रुखाबाद के लोगों ने मतलब अंग्रेजों के खिलाफ काफी लड़ाई लड़ी। एक जो विमुक्त जाति वाला जो मसला है, इसके बारे में आप, विमुक्त जाति जो क्रिमिनल ट्राइब एक्ट जो लागू हुआ था, जो क्रिमिनल ट्राइब एक्ट 1871 में लागू किया, क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लागू किया अंग्रेजों ने, जी जी, उसके बारे में। तो हमारी समझ से जो ये जो भी आदिवासी जातियां थी, उस जाति अंग्रेजों के खिलाफ जो छापामार तरीके से युद्ध लड़ाई लड़ी, और अंग्रेज इसमें काफी, तो अगर इसको हम जाए, हर जिले में आपको लोधी समाज के
बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मिलेंगे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। और चूंकि आपने ये विषय छोड़ा तो एक बहुत महत्वपूर्ण विषय आपको बताना चाहते हैं। हमारे यहाँ हरदोई में एक सिमरिया गांव पड़ता है और ये सिमरिया गांव में पशुओं का मेला एक ठाकुर साहब लगवाते थे जो हमारे पड़ोस के हैं। वहां पर एक कांग्रेस की मीटिंग हो रही थी और उस कांग्रेस की मीटिंग हो रही थी तो उसमें किसी ने एक ढेला एक दरोगा के मार दिया और जिससे वहां पर पुलिस और जनता के बीच में घमासान लड़ाई हुई और जिसमें सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग मारे गए। और उस लड़ाई की अगुवाई में जो थे वो लोधी और यादव समाज के लोग थे और वो तमाम डेड बॉडियां जो थी वो उठा करके हमारे पड़ोस में जो रामगंगा नदी रहती थी उसमें उसको बहा दिया गया। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वो सिमरिया कांड जो बिल्कुल जलियांवाला कांड की तरह से था उसको इतिहास में, चूंकि इसे घटना को इसलिए नहीं ज्यादा बढ़ाया गया क्योंकि इसमें लोधी और यादव समाज या पिछड़ी वर्ग की जातियां जो थी उनका विशेष हाथ था, तो इसलिए इतिहास में ये ज्यादा स्थान नहीं बनाते हैं। और इसमें जब यही बात थी तो आजादी के आंदोलन में देश के दलित और पिछड़े वर्ग की जातियों का योगदान किसी भी तरह से कम नहीं था। हमारे जनपद में पासी बिरादरी के लोग काफी रहते हैं तो ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी मदारी पार्टी हुए। हम हरदोई में रहते थे फिर भी उनके बारे में नहीं जानते थे। बिहार के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो भाषा विज्ञान के प्रोफेसर हैं। जब उन्होंने पोस्ट पर मदारी पासी के बारे में डाला, मदारी पासी बहुत क्रांतिकारी थे और उन्होंने सैकड़ों हरजाना में अंग्रेजों को गोली से उड़ा दिया, तब जाकर के हम लोगों के सामने तब हम जान पाए कि हरदोई में भी मदारी पासी जैसा कोई क्रांतिकारी था। तो ये दलित पिछड़ों की इतिहासकार हमारे नहीं रहे, लड़ने में तो हम आगे रहे थे। हमने इस देश की आजादी के लिए खून कतरा तो बहाया, लेकिन चूंकि कलम हमारे हाथ में नहीं थी। लक्ष्मी में सुभद्रा कुमारी चौहान ठकुरानी थी और सुभद्रा कुमारी चौहान ने लक्ष्मीबाई के लिए तो खूब लिखा, खूब गरीब मर्दानी हुआ तो राम, खूब लक्ष्मी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी थी। लेकिन एक भी किसी समय इतिहासकार को रानी लक्ष्मी और वीरांगना अवंतीबाई के बारे में उसने लिखने की कोशिश नहीं की। मैंने सबसे बड़ी ताज्जुब की बात ये थी कि वृंदावन लाल वर्मा की मैंने रामगढ़ की रानी हमको किताब मिली थी, पढ़ी थी, तो वृंदावन लाल वर्मा ने उसमें कहीं पर भी नहीं लिखा कि रानी अवंतीबाई जो थी, इतिहास तो वो उन्होंने उपन्यास तो लिखा, उनके जीवन की घटनाएं तो लिखी, लेकिन उन्होंने ये नहीं लिखा कि वो रानी अवंतीबाई वो लोधी थी। तो जबकि वृंदावन लाल इतिहासकारों ने टच किया, लेकिन जब समाज के लोधी समाज के लोगों ने उस बात को उठाया तब जाकर के अब वीरांगना अवंतीबाई का जो इतिहास है उठ करके निकल करके बाहर आ रहा है। इसी तरीके से दलित पिछड़े वर्ग समाज के बहुत सारे जो क्रांतिकारी हुए हैं उनके इतिहास को दबाया गया। और सबसे बड़ी तो बात है कि जो इतिहास में जो महान पुरुष थे उनकी जातियों को ऐसा दलित पिछड़े वर्ग के लोग जिस समय में भी महान पुरुष लोग भी गौरवान्वित होने लगेंगे, लेकिन अब वो धीरे धीरे जो इतिहास दबा दिया गया था वो इतिहास धीरे धीरे जुड़ करके अब सामने आने लगा है। जो तमाम इतिहासकार हैं समाज में, और सबसे बड़ी बात ये जब से ये फेसबुक चला है अब कोई भी महान युद्ध जो है वो किसी एक जात तक सीमित नहीं रह गए। युद्ध को सारे दलित पिछड़े वर्ग के लोग उन्हें महान पुरुष मानते हैं, अम्बेडकर किसी जात तक नहीं रह गए हैं। वीरांगना अवंतीबाई के बारे में अभी तक तो पूरा फेसबुक भरा हुआ। अभी जो जो महान पुरुष जिन जिन जातियों में हुए हैं अब सभी जातियों के लोग लगातार श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं उनके ये गाथा। गुलाब सिंह लोधी की चर्चा की जाए तो शायद हमारी समझ से गुलाब सिंह लोधी ने किस तरीके से अंग्रेजों जाकर के वहां लखनऊ और किस तरीके से ट्रेन पर चढ़ करके अंग्रेजों को गोली से भून दिया गया। अगर इसी इतिहास की कड़ी और कहना चाहें तो पासी समाज जो ऊता देवी पैदा हुई थी उसने भी उसी को गुलाब सिंह ने अंग्रेजों को गोलियों से भून दिया था, ऊता देवी ने भी गोलियों से भून दिया। तो इस तरीके से दलित और पिछड़े वर्ग के समाज में बहुत सारे क्रांतिकारी हुए, लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात थी कि हमारे समाज में तो कवि पैदा हुए
न हमारे समाज में लेखक पैदा हुए, और नतीजा परिणाम ये हुआ हमारे समाज के महान पुरुषों ने जो बहुत सारा योगदान किया था, वो योगदान जो था वो किसी तरीके से दफना दिया गया। लेकिन धीरे धीरे वो इतिहास निकल करके आ रहा है। अब इतिहास निकल करके आ रहा है कि हम सब लोग मूल रूप से सिंधु घाटी सभ्यता और किसी की नहीं थी। वो सिंधु घाटी सभ्यता इस देश के दलित और पिछड़े वर्ग की जातियों की थी, और पूरे विश्व में अगर इस देश की पहचान है सभ्यता संस्कृति के आधार पर, तो वो सिंधु घाटी सभ्यता के आधार पर। हेलो 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 भैया, हेलो मोहन सिंह जी। जी हेलो, हाँ प्रश्न भी था और जिज्ञासा भी थी कि बताइए। समाज का इतना गौरवशाली थी, उसका चूंकि लेखक नहीं थे, हमारे इतिहासकार नहीं थे, बिल्कुल। हेलो की उसको दोबारा से रिराइट करने की। हाँ बिल्कुल। इसने कि लोधी समाज का इतिहास इतना गौरवमयी था, तो इसको दोबारा लिखने की आज की तारीख में जरूरत है कि ताकि सही बातें पहुंच पाए। बिल्कुल, पूरे तरीके से, पूरे केवल लोधी समाज नहीं, सारे लोगों के, जैसे बहुत मोटी बात है, सारे जातियों में जो हमारे दलित पिछड़े वर्ग की जातियों में बहुत सारे विद्वान लोग हैं, और अगर सारे लोग मिल करके हम लोग कड़ियां जोड़ें तो इस देश के हम नए इतिहास को नए तरीके से लिख सकते हैं। और एक चीज हम सबसे बड़ी बात यह कहना चाहते हैं कि हमारे दिमाग में श्रम के प्रति, हम लोग श्रमिक जात से जुड़े हुए हैं, मेहनत करके। ये गौरव की बात है कि हमारे समाज के लोगों ने कभी भीख मांग करके नहीं खाई, हमने मेहनत करके खाई होगी, मजदूरी करके खाई होगी, लेकिन कभी भी हमने देश के साथ कभी कोई गद्दारी नहीं की। और जो हम एक और जो आपको बात बताना चाहते हैं कि जो हमारे देश का जो सबसे पहले जो हमारे देश में बाबर आया, तो बाबर को लाने वाले लोग कौन थे? ये राणा प्रताप के बाबा राणा सांगा राणा बाबर को लाए थे 1526 में। उस समय इब्राहिम लोधी देश की गद्दी पर बैठा था, और इब्राहिम लोधी मूल रूप से ये हिंदू लोधी ही था। लोग तो कहते हैं फर्रुखाबाद के रहने वाले थे, और उनको हराने के लिए बाबर को लाया गया। 1526 में जो युद्ध हुआ, राणा सांगा ने बाबर को साथ दिया था। और जब हल्दी घाटी में युद्ध हुआ अकबर और राणा प्रताप के बीच में, तो किसी भी हिंदू राजा ने राणा प्रताप की मदद नहीं। ये सारे के सारे राजा महाराजा अकबर की मदद करते थे, और 16 राजा महाराजाओं ने तो मुसलमानों के साथ रिश्तेदारियां कर दी थी। जो आज हिंदुत्व का मुद्दा उठा रहे हैं, हिंदू मुसलमान को लड़ाना चाहते हैं, उन्होंने अपनी रिश्तेदारियां उनके साथ जोड़ ली। औरंगजेब के साथ में हमारे पास एक किताब रखी है, हिंदू किताब हमारे पास रखी हुई है, अभी ये हमारे पास रखी है। गुरु गोविंद सिंह के दोनों लड़कों को दीवार में चुनवाया गया, और जब इस पर विचार विमर्श चल रहा था, तो वहां पर 2 मुस्लिम नवाब बैठे हुए थे। तो उन्होंने औरंगजेब से कहा था कि जहां पर आपकी लड़ाई तो गुरु गोविंद सिंह से है, आपकी लड़ाई लड़कों से तो है नहीं, इसलिए लड़कों को दीवार में चुनवाने का कोई औचित्य नहीं बनता। तो वहां पर एक हिंदू राजा बैठे हुए थे, वो नाम हम किसी को इस किताब से देकर के बता देंगे, हमारे पास उनका नाम लिखा हुआ है। उन्होंने कहा चाहे सांप, आज का जो सांप का बच्चा है वो कल सच बनता है। अगर आप बच्चों को छोड़ देंगे तो ये आपके लिए आगे आने वाले समय में आपके लिए कष्टकारी बन सकते हैं। और इसी इतिहास के क्रम में मैं आपको और बताना चाहता हूँ, गुरु गोविंद सिंह ने अपने दोनों बच्चों को, अपनी माँ को एक गंगाराम का नाम रसोईया उसके पास छोड़ दिया। उसने पैसे के लाकर के ये सारा भेद औरंगजेब को बताया, और उनको जो पकड़ लिया गया तो उनकी माँ का करके उन्हें अपनी जान दी। तो अगर को देखें, हम शिवाजी को ले, क्योंकि हमारे समाज के लोग कुछ कहते हैं, हमारे समाज के लोग इतिहास को नहीं पढ़ते, हिंदू धर्म का। शिवाजी मूल रूप से कोई बिरादरी के थे, और इनकी माँ जो मीराबाई थी देवकी से ज्यादा राजाओं की लड़की थी। औरंगजेब से लड़ते रहे, हिंदुओं की कोटी और जनेऊ के लिए लड़े, लेकिन जब राजतिलक का नंबर आया तो उन्होंने ये कह दिया
पूर्वी जो सूत्र होते हैं धर्म की व्यवस्था में राजपूत नहीं हो सकता। नतीजा उनका एक गंगभट्ट, उनका एक पिंगले नाम का मंत्री था, वो काशी में जाता है, कोई ब्राह्मण तैयार नहीं होता, तो भट्ट ब्राह्मण जिसका नाम गंगभट्ट था उसको आता है, 5 करोड़ रुपया लेता है। उस समय 5 करोड़ रुपया आज कितना बना इसको हिसाब लगा लीजिए। और 5 करोड़ रुपया लेने के बाद ब्राह्मणों के दबाव में उसने जब राजतिलक किया तो वो पैर के अंगूठे से कर दिया, और नतीजा परिणाम इसका निकला कि जब उन्हीं के परिवार में छत्रपति साहू महाराज और सयाजी गायकवाड़ जो राजा हुए, उन्होंने जब जान लिया कि अरे हिंदू धर्म व्यवस्था में हमारा स्थान तो शूद्र माना जाता है, तो जो समाज शिवाजी को नहीं मान सका वो हमको कैसे क्षत्रिय मान लेगा? अपने मतलब के लिए तो मान सकता है, राज्य सत्ता बहुत मोटी बात है, राज्य सत्ता के लिए तो मान लेगा, लेकिन वो हमको कहीं पर शासन भागी देने के लिए तैयार नहीं। तो जब उन्होंने शिवाजी को नहीं माना, फिर आगे चल करके छत्रपति साहू महाराज की बात करें तो छत्रपति साहू महाराज सयाजी गायकवाड़ उन्हीं के वंशज थे। उन्हीं लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ाया और अपने राज्य में सबसे पहले 1902 में उन्होंने 50% आरक्षण अपने राज्य में पिछड़े वर्गों का, दलित जातियों को लागू कर दिया। जो उन्होंने आरक्षण के जनक वही लोग थे, उन्होंने आरक्षण को लागू कर दिया और सबसे पहले शिक्षा के दरवाजे उन्होंने जो थे उन्होंने ही खोल दिए। हिंदू धर्म व्यवस्था में ब्राह्मण की लड़की को भी पढ़ने का अधिकार नहीं था, दलित जातियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, शूद्रों को, बैकवर्ड के लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। तो आज इस चीज की जरूरत है कि आज समाज के जो दलित पिछड़े वर्ग के लोग हैं मिलजुल करके, और सबसे बड़ी बात तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी, हम सत्ता में पहुंचना चाहते हैं, सत्ता केवल हमको वोट के माध्यम से मिल सकती है, वोट हमारे पास में है। तो एक सबसे बड़ी बात है शिक्षक सबसे अब कुछ आदरणीय अब और जितने भी अभी हम लोगों को कुछ क्वेश्चन लेना पड़ेंगे, अभी कुछ प्रश्न लेना पड़ेंगे हमें, क्योंकि जो हमारे श्रोता हैं, दर्शक हैं, वो कई प्रश्न पूछे, तो मैं एडमिन श्री विजय लोधी जी से आग्रह करूंगा कि वो जो क्वेश्चन आए हुए हैं कृपया श्री माननीय अतिथि महोदय से पूछें ताकि उनके जवाब दे पाए, क्योंकि समय हमारा हो गया है, लेकिन कुछ प्रश्न हमको लेने हैं। तो श्री विजय लोधी जी से आग्रह करूंगा कि वो जुड़े और प्रश्न लें। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर हमारे एक अतिथि, हमारे एक सदस्य हैं, उनका एक क्वेश्चन हैगा कि वाल्मीकि जी जो थे वो दलित थे, लेकिन वो महर्षि भी थे सर, गुरु भी थे, और भगवान श्री राम के भी आदरणीय थे, और उन्होंने रामायण जैसी महाकाव्य की रचना भी की हुई है। तो यहाँ से ये सिद्ध होता है कि भाई वो वहां पर जो अधिकार था, सभी लोग का अधिकार था, बराबर का अधिकार था। जैसे वहां पर आपका उनके जो मित्र थे, भील मित्र थे, केवट को भी उनने पूरा आदर दिया। तो उस समय पे जात भात का भेदभाव नहीं था, सभी को सम्मान था। एक सेकंड, ये हमारे पास वाल्मीकि रामायण रखी हुई है ये सामने जी सर, और इसमें वाल्मीकि की जीवनी भी दी गई, संक्षिप्त जीवनी इसमें दी गई है, और इसमें कहीं पर भी उनको तो लिखा हुआ तो ब्राह्मण थे, ये कहीं नहीं लिखा वो भंगी थे। ये वाल्मीकि रामायण गीता प्रेस गोरखपुर की है, देख लो साहब, ये केवल समाज को बेवकूफ बनाया। और जब सारे धर्म ग्रंथों में हमारे पास मनुस्मृति रखी है, जब इसमें लिखा हुआ स्त्री शूद्रों को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है, तो वाल्मीकि भंगी को पढ़ने का अधिकार कहां से मिल गया? और आज तक तो भंगी को पढ़ाने के बाद जाता बेचारा है तो वो दूर बैठ करके पढ़ता है। नहीं आज समानता कहां से आया? नहीं सर, और जो समानता के लोग कहते हो, ये हमारे पास मनुस्मृति रखी है, ये हमारे पास एक हिंदू किताब रखी है, एक राहुल सांकृत्यायन किताब रखी है, ये वाल्मीकि रामायण की हमारे पास किताबें रखी गई हैं, और मैं धार्मिक कार्यक्रमों को बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से समाज के लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। आप देख लेंगे, ये किताब हमारे पास आप समाज वाल्मीकि रामायण, इसमें केवल 500 श्लोक हैं। ये जो वाल्मीकि रामायण गीता प्रेस गोरखपुर 1000 श्लोक हैं, 24,000 में 500 कम कर दो, कितने बचे? 23,500 श्लोक बचते हैं। 23,500 राम की निंदा हुई है, इसलिए आज समाज वालों ने केवल 500 लिखे। और पढ़े लिखे लोग होंगे तो सवाल पूछ रहे होंगे, महाकाव्य होते हैं, इस किताब के अंदर महाकाव्य के सारे गुण खत्म हो गए, क्योंकि राम ने हिरण को क्यों मारा? हो जाएगा। और राम ने मारा तो क्यों मारा?
भाई हमसे तो कोई हमें चीटी नहीं मार सकता, राम ने क्यों मारा, समझा कि नहीं। और इसमें तो इतनी चीजें इसमें वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है, मैं चाहूं तो इस श्लोक को मैं लिख देगा उस पर। इसमें लिखा हुआ सुरागत शास्त्र मांस भूतो बोधिने सीता गंगा को क्रॉस करती है, और अगर पढ़े लिखे हैं तो सुरा माने होता शराब और घट माने होता घड़ा। सुरागत शास्त्र, शास्त्र माने 1000 घड़े शराब। मांस भूतो, भूत माने होता प्राणी, प्राणियों के मांस। ओदन माने भाष से पूजा करूंगी। सीता जब गंगा को क्रॉस करती हैं तो गंगा से निवेदन करती हैं, मैं अपने पति राम और देवर लक्ष्मण हम तीनों लोग सकुशल वापस लौट आए। तो सुरागत शास्त्र 1000 घड़े शराब, मांस भूतो प्राणियों के मांस, और रोदन माने भार से तुम्हारी पूजा करूंगी। मैं तो साफ शराब को छू ही नहीं सकता हूँ, चढ़ाने की तो बात खत्म कर दो, क्या कहेंगे इसको साहब। यही वाल्मीकि रामायण इसमें लिखा हुआ है, शायद आपको न मालूम हो। असुरा तेन देते हैं, वो दैत्य असुर इसलिए कर असुर रहा, वो शराब नहीं पीते थे इसलिए उनको असुर कहा गया। पढ़ाया हमको ये क्या कि असुर थे वो शराब पीते थे, वाल्मीकि रामायण में तो ये लिखा हुआ, क्या मानेंगे साहब बताइए आप। भाषा विज्ञान में लिखा है, महावीर सिद्ध द्विवेदी की भाषा विज्ञान की किताब में लिखा हुआ है, असुर शब्द संस्कृत की धातु से बना जिसका अर्थ होता है दिव्य गुण होना। जिनके अंदर दिव्य गुण थे वो लोग असुर कहलाए। और उन्होंने कहा राक्षस बाची बाद में बन गया, तो इस वाल्मीकि रामायण में लिखा राक्षस शब्द रक्ष धातु से बना जिसका अर्थ होता है रक्षा करना। यज्ञों में हजारों की संख्या में पशुओं की बलि दी जाती थी। वाल्मीकि, ये स्वामी विवेकानंद की किताब हमारे पास रखी हुई है। स्वामी विवेकानंद की किताब में लिखा अश्वमेधम गवालंबम संन्यासम पदपैतृकम देवरन सुतोत्पत्ति कलो पंचविवर। अश्व माने होती घोड़ा, मेध माने बलि देना, न हो तो उसमें देख लो इंटरनेट में। अश्वमेध माने होता घोड़े की बलि, एक एक बोटी काट करके घोड़े की उसमें चढ़ाई जाती जिसका नाम था अश्वमेध। गवालंब माने, आलम्ब माने काटना या बलि देना। ये गोमेध देखे तो गो माने गाय, मेध माने काटना, गायों की बलि दी जाती थी। अश्वमेधम गवालम संन्यास, फल पैतृकम माने श्राद्ध में ब्राह्मणों को गोवंश खिलाना, देवर से संतान उत्पत्ति, 5 चीजें कलयुग में वर्जित कर दी थी, ऐसा स्वामी विवेकानंद ने लिखा है। ये बालू स्वामी विवेकानंद का संपूर्ण साहित्य के 12 खंड है, उसमें वॉल्यूम नंबर 1 में लिखा हुआ है। अगर चाहे तो उसको अब रखी हुई वॉल्यूम नंबर 1, वॉल्यूम नंबर 1 पेज 343, पेज 343 पर लिखा हुआ है। ये हम पढ़ के आपको सुना दे। पेज 343 पर लिखा हुआ है, ये साहब लिखा हुआ है, आप साहब इसको पढ़ लीजिए। ये हमने यदुंधरा ब्रह्मा नहीं लिख के आए। इसमें अश्वमेधम गवालंबम संन्यासम कल्पत्रकम देवरन सुतोत्पत्ति कलो पंचविवर। अश्वमेध माने घोड़े की बल, गवालंब माने गाय की बल, संन्यास परिपत्र श्राद्ध में ब्राह्मणों को गोवंश खिलाना, देवर संतोना, ये 5 कर्म कलयुग के लिए वर्जित हैं। अब साहब इसको क्या कहेंगे। अब ये तो मैंने नहीं लिखे, ये इसमें एक हमारे पास किताब है बोलगा से गंगा, बहुत प्रसिद्ध किताब है। हिंदी के जो लड़के होंगे उनको जानकारी होगी, कक्षा इंटर में जो पढ़ते होंगे, राहुल संकरतान के प्रसिद्ध पुस्तकों में से इसका नाम है। इसमें लिखा राजा रंथदेव प्रतिदिन 1000 गाय कटवाते थे। विशेष मौकों पर उन्होंने कई से कई हजार गाय कटवाई, जिसका खून पसीना बह करके इस नदी को जाता था, इसलिए उस नदी का नाम ही चमन पड़ गया। और खाने वाले लोग ब्राह्मण इतने हो जाते थे, वो कहते बोटी परोसो, परोसने वाले कहते महाराज बोटी समाप्त हो गई है। और इसमें लिखा कि उसमें जो भोजन बनाने वाले लोग थे वो 2000 रसोई थे। अब साहब इसको क्या कहेंगे बताइए आपको। ये किताबें या तो कह दो इनके ऊपर प्रतिबंध लगाएं, जाकर के मुकदमा कायम कर दें इनको। और ये हमारे पास स्वामी दयानंद की संस्कार विधि रखी हुई, इसमें लिखा हुआ है सूत्रों के नाम घृणा सूत्र। इसमें जुगुप्सा शब्द लिखा हुआ है, जुगुप्सा माने होता है उबकाई। सूत्रों के नाम ऐसे लिखो जिससे उबकाई आ जाए। तुमने अनीता सिंह जो विधायिका है बुलंदशहर की, उनके पिता का नाम है जो हम नाम इस समय भूल रहे हैं, उनका नाम लेने योग्य नहीं, ऐसे मान लो साहब, क्या कहेंगे। ये साहब हिंदू धर्म। और बताओ सर जो बोला जाता ये है, स्वामी विवेकानंद की किताब है जाति संस्कृत और समाज, ये लिखी हुई है। और उन्होंने लिखा है मेरे ब्राह्मण भाइयों, ज्ञान जीवन की सुरभि है, तुमने क्षत्रियों को इतनी शिक्षा दी, लड़ सके बनियों को इतनी शिक्षा दी, के पास तो ज्ञान नहीं भूल नहीं पहुंचने की, तुम्हारा भगवान है, मत सो बच्चों, ये तुम्हारा दर्शन है। नए भारत और नए भारत उदय किसान की कुटिया और मोती की दुकान से होगा। और स्वामी विवेकानंद ने यहाँ पर लिखा, जरा इसको सुन लो। इसमें स्वामी विवेकानंद ने लिखा
कि भारतवर्ष के इन गरीब निम्न जाति वालों के प्रति हमारे जो भाव हैं उनका विचार करने से मेरे अंतःकरण में बहुत बड़ी पीड़ा हो रही है। उन्हें कोई अवसर नहीं मिलता, उनके लिए बचने का कोई रास्ता नहीं है और ऊपर चढ़ने का कोई मार्ग नहीं। वे प्रतिदिन अधिकाधिक नीचे डूबते जा रहे हैं। निर्दय समाज के द्वारा अपने ऊपर होने वाले आघातों का अनुभव करते हैं, पर वे जानते नहीं कि आघात कहां से आ रहे हैं। ये अन्याय अत्याचार करने वाले कौन लोग थे? ये हिंदू धर्म के ठेकेदार थे। ये किताब हमने नहीं लिखी है, स्वामी विवेकानंद की लिखी हुई है। अम, अ, अ, सर मेरा अगला क्वेश्चन है सर। बताइए। हाँ, कि सर लोधी समाज का बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है। गौरव और लोधी समाज ने 1857 क्रांति में बहुत ही महत्वपूर्ण हाँ। योगदान दिया हुआ है, लेकिन बिल्कुल। हमारे इतिहास को लिखा नहीं गया है। तो बिल्कुल इसका सही मानो। हाँ, तो इसका आपको क्या 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 कारण नजर आता है सर? देखिए, इसका मूल कारण ये था कि बहुत मोटी बात है कि जैसे अभी भाई साहब जो नहीं कह रहे थे कि वो कोई भेदभाव नहीं रहा है। हमारे समझ सुनने कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, वो आरएसएस वगैरह किसी शाखा से जुड़े रहे होंगे। हम भी आर्य समाज से जुड़े रहे, हमको भी ऐसी तरीके से उल्लू बनाते रहे, लेकिन जब हमने मूल ग्रंथों का अध्ययन किया तो इसका मूल कारण था कि किसी तरीके से इन जाति वर्ग के लोगों को आगे मत बढ़ने दो। समझा कि नहीं? और ये आज भी चल रहा है। ये पतंग की तरह जब तक आपका चाहेंगे आपका प्रयोग करेंगे, उतना ही उड़ाएंगे जितना मतलब है, फालतू में तुमको बाद में काटते। कल्याण सिंह जी का क्या हुआ? कल्याण सिंह हमारे बहुत निकट थे, क्योंकि उनकी पार्टी से मैं चुनाव लड़ा था, लखनऊ मंडल सबसे ज्यादा वोट हमको मिला। उस समय राम आम सबकी फोटो हटा दी थी उन्होंने, कल्याण सिंह जी ने। क्या कहना चाहेंगे? मोहन सर, आपके कोई मेरा लगता है कि जो मेरा प्रश्न था उस पे थोड़ा स्पष्ट इनका जवाब आ जाता। खासतौर पे मेरा प्रश्न विमुक्त जातियों के ऊपर था। क्रिमिनल ट्राइब एक्ट 1871 पे था, और फिर हैवुचल अफेंडर्स एक्ट 1952 जो आया 31 अगस्त को में आया, 31 अगस्त को, उसके बारे में था मेरा प्रश्न। विमुक्त जातियों वाला। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ, कि उसके बारे में उसमें प्रश्न ये है कि विमुक्त जातियां जो आज की तारीख में हैं 1658 जातियां हैं, और उत्तर प्रदेश के 2-3 जिलों में विमुक्त जाति में हम लोगों को माना जाता है, और शेष जिलों में नहीं माना जाता है। जबकि नॉर्दर्न इंडिया क्रिमिनल टाइप एक्ट 1871 में आया था, उसके अंदर 5-6 राज्यों में उस समय हम लोग विमुक्त जाति में थे, क्रिमिनल टाइप में थे। तो और आज ये मांग हो रही कि विमुक्त जातियों की सुविधाएं हमको भी मिलना चाहिए, क्योंकि हम 2 वर्ग में आते हैं, एक पिछड़ा वर्ग में भी आते हैं और दूसरे विमुक्त जाति में भी आते हैं। अभी भारत सरकार अभी 18 अगस्त को भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सचिव, उन्होंने एक पत्र भी लिखा सारे चीफ सेक्रेटरीज को कि ये लोधा लोधी जाति को विमुक्त जाति में शामिल करके अपडेट किया जाए लिस्ट को, उनके अनुसार सुविधाएं दी जाए। तो मध्य प्रदेश में और अन्य राज्यों में, हरियाणा हुआ, राजस्थान हुआ, अन्य राज्यों में तो बोर्ड भी बना हुआ है। आपके उत्तर प्रदेश में अभी कुछ बोर्ड नहीं बना हुआ है इनका। उत्तर प्रदेश में केवल अभी लाभ ले रहे हैं। एक तो फतेहपुर के लोगों ने लाभ लिया थोड़ा बहुत, और मैनपुरी में। हाँ। एक बार हमारी माननीय सूबेदार सिंह का नाम सुना ही होगा आपने। सूबेदार सिंह को जानते हैं आप? नहीं जानते? हाँ, जानता हूँ। जो आठवें इंटर कॉलेज 2 बार विधायक रहे हैं। हाँ। तो हमारी उनसे बात हुई थी एक बार इसी टॉपिक पर। हाँ। तो वो कह रहे थे कि अगर ये हमारे विधायकगण लग जाए तो इसका लाभ पूरे प्रदेश में लोधियों को मिल सकता है। और तो कहते हैं नरवरिया जी, एक बार पूरे सब विधायक इनको बुलाओ जी, और सांसदों को बुलाओ, उनके सामने रखो, और यहाँ पर लोधी समाज का कोई बड़ा सम्मेलन हो, वहां पर उनको सब, और वहां पर बुला करके की जाए कि ये काम तो कराओ, ये जो हो सकता है उसको नहीं करवा रहे। और अगर हम लोग विमुक्त जाति हैं तो उसका बहुत बड़ा बेनिफिट हम लोगों को मिल जाएगा। और हम लोग कहते हैं इसमें एक और बड़ा काम ये करते हैं, अगर ये और भी तमाम जो जातियां हैं, उन जातियों के लोगों के तमाम जो नेतागण लोग हैं, उनसे भी इस बात को, ताकि ये एक बड़े मूवमेंट का रूप ले सके।
बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, दूसरी एक सबसे बड़ी बात ये है कि अभी तक विजय भाई इससे रिलेटेड और भी कुछ? नरवरिया जी, ये अभी तक मतलब बहुत गिने चुने लोगों को मालूम है। जी जी। ये अभी आम तौर से लोगों को मालूम है नहीं है कि लोधी भी विमुक्त जाति में है। लोधी भी विमुक्त जाति में है। तो अगर हमारी समझ से जो सम्मेलन बचा, आप सही बोल रहे हैं, आप सही बोल रहे हैं। हाँ, हेलो जी सही बोल रहे हैं, आपकी इस जागरूकता का अभाव है हमारे लोगों को नहीं, हमारे हाँ, लोगों को नहीं, हमारे लोगों को ये नहीं, बात सही दूसरे है। लोगों की तो हम जातियां भी नहीं और जानते, हमारे कौन लोग कौन सी शायद जातियां जानना भी नहीं विमुक्त जाति में चाहते। आती हैं। और हम तो कहते हैं थोड़ा आप अगुवाई करें, अच्छा दूसरी अच्छा। जाति के लोगों नहीं को भी जोड़ें। हाँ, 666 जाति आज की तारीख में पूरे देश में है विमुक्त जाति में। अच्छा अच्छा, और विमुक्त जाति, घुमंतु जाति, अर्धघुमंतु जाति, एक से 1658 जातियां आज है आज की तारीख में, हाँ जिसको भारत सरकार के दाता आयोग ने रिकमेंड किया है। और उस आयोग में हम भी भारत सरकार में सलाहकार रहे, हम भी एक्सपर्ट के रूप में रहे। तो हाँ सबसे पहले ये शुरुआत में 127 जाति थी, फिर 198 हुई, 264 हुई। आज की तारीख में पूरे देश में मूल जाति, उसके साथ उपजातियां, उसकी सब मिला के 666 है विमुक्त जातियों में। तो हमारे अच्छा, एमपी में इसका बोर्ड भी बना हुआ है, और भारत सरकार का राष्ट्रीय स्तर का कल्याण बोर्ड भी बना हुआ है। और जितनी जातियां हैं उन सबके लिए काम भी करते हैं। मध्य प्रदेश में इन जातियों का एक परिषद है, देश भर में काम करता है, उसमें काफी लोग हैं। तो उन जातियों का संगठन है, उसमें मध्य प्रदेश के हम अध्यक्ष भी हैं। और आपके अच्छा, उत्तर प्रदेश में दादा लक्ष्मी नारायण लोधी उसके अध्यक्ष हैं उस संगठन के, हाँ हाँ, जिसको पता विमुक्त। है। जी जी जी। तो काफी प्रयास कर रहे हैं, वहां पे 2 बार 2 अलग अलग राज्यपालों के साथ बड़ा सम्मेलन भी किए हैं लखनऊ में। तो उम्मीद है हाँ कि वहाँ यूपी में भी इसकी शुरुआत होगी। मध्य प्रदेश में है, मगर मध्य प्रदेश में बोर्ड है, और मगर यूपी में 3 जिलों में हमारी जाति को विमुक्त जाति माना जाता है, ऐसा है, मगर वहाँ हाँ, बोर्ड नहीं है। तो बोर्ड नहीं है। आपके यहाँ संपूर्ण प्रदेश में इस जाति के होने का सर्टिफिकेट करवाना है, और उत्तर प्रदेश में बोर्ड भी बनवाना है। एमपी में बोर्ड है, मगर हमारी जाति को हाँ अभी उसमें जोड़ा नहीं गया है, मगर भारत सरकार ने लिख दिया है। तो हाँ, मेरा अच्छा ख्याल है अधिकांश 1-2 राज्यों को छोड़ दे तो पूरे देश में के राज्यों को लिख दिया है चीफ सेक्रेटरीज को कि इन लोधी लोधा जाति को विमुक्त जाति में शामिल किया जाए और सर्वे करवाया जाए, और उसका पूरा खर्च केंद्र हाँ, सरकार देगी। ऐसा 18 तारीख अगस्त को एक लेटर आया हुआ है भारत सरकार का। तो अच्छा उसमें देखो कार्रवाई होगी, हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में भी कार्रवाई हो रही है। अच्छा अच्छा, हाँ, तो मुझे लगता है पिछड़ा वर्ग में चूंकि अभी मध्य प्रदेश में 93 जाति हैं, 93, और हाँ ये कहा जा रहा है, मांग पत्र आया है कई जातियों का जो जनरल में या दूसरी जातियों में है, तो 53 और जातियों को ओबीसी में पिछड़ा वर्ग में शामिल करने की तैयारी मध्य प्रदेश में चल रही है। अच्छा और अच्छा, चूंकि अब उन्होंने मांग की है या नहीं की, लेटर आया या नहीं आया, मगर मध्य प्रदेश सरकार ने कहा है कि चूंकि 53 जातियों ने पिछड़ा वर्ग में शामिल होने की मांग की है, तो उसका एक अध्ययन दल बनेगा, उसकी रिपोर्ट पर कार्रवाई करके इन जातियों को शामिल किया जाएगा। अच्छा अब चूंकि, हाँ, चूंकि जनजातियों के और पिछड़ा वर्ग के विशेषज्ञ के तौर पे हमने भारत सरकार में काम किया है, तो हमसे भी आग्रह किया गया है मध्य प्रदेश सरकार ने कि अध्ययन दल का काम आप भी संभालें, और उसके बारे में जो भी उचित रिपोर्ट है वो दें। तो आपके यहाँ भी शायद और भी अन्य जातियों को पिछड़ा वर्ग में शामिल करने की एक कवायद चल रही है, क्योंकि उत्तर अधिक प्रदेश से में। अधिक जाति, हाँ, अधिक से अधिक राज्यों में ये प्रयास हो रहा है कि खासतौर पे भाजपा शासित प्रदेश जो भी हैं, वहां पे ओबीसी की जो जातियां हैं उसमें और जातियों को भी शामिल किया जाए, ऐसा मुझे अच्छा, लगता है। हाँ, तो इससे क्या लगता है कि नहीं जैसे ओबीसी जो का सर्वे वजन हाँ बढ़ेगा या घटेगा? क्योंकि मध्य प्रदेश में जो पहले कहीं 49.2 था, अभी आज की तारीख में पिछड़ा वर्ग 52 और फिर 53, आज की तारीख में 57% लोग हो गए हैं पिछड़ा वर्ग के। तो और उसमें सबसे बड़ा वर्ग लोधी और कुर्मी ही है। जी जी नरवैया जी, जी देखिए जिस सुप्रीम कोर्ट ने तो संविधान की धारा 15(4) 2000 में कहीं पर भी नहीं जी लिखा हुआ है कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता।
और अगर हाँ, सुप्रीम कोर्ट के इसी तर्क को मान लिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछड़े वर्गों का मंडल आयोग की रिपोर्ट के संबंध में ये कहा था कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता है, लेकिन 0.5% आरक्षण पहले से लागू है। बिल्कुल बिल्कुल। कर्नाटक में 55% लागू है, 10% सामान्य को जुड़ गया, तो अब यूपी में भी लगभग 60% पहुंच गया है। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट चुप क्यों है? ये केवल कैंची वहीं चलाता है जहां पर पिछड़े वर्ग के हमारे लोगों का हक अधिकार का सवाल खड़ा होता है। सही बात है, सही और बात है। संविधान की मूल भावना से लोग खिलाफ काम कर रहे हैं। एक और चीज है, अभी जो EWS आया है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, उसके अंतर्गत 10% आरक्षण है, तो उसकी हमारी क्रीमी लेयर है 6 लाख कि 6 लाख रुपए सालाना इनकम में, तो आप क्रीमी लेयर में, मगर सामान्य के लिए जो EWS का लिमिट है, अपर लिमिट, वो कर दिया 8 लाख, यानी वो उनकी 8 लाख भी है तो उनको लाभ मिलेगा। तो उनको लाभ मिलेगा, और हम मतलब क्रीमी लेयर आ जाए 6 लाख के बाद में, हम 6 लाख के बाद में। एक बात, दूसरी बात ये भी जी, दूसरी एक और चीज इसमें है, वो ये है कि क्रीमी लेयर के बाद अभी जो हुआ है, EWS को जो मिल रहा है, आरक्षण मिल रहा है, एडमिशन मिल रहे हैं या नौकरी मिल रही है, उसका जो कट ऑफ है, उसके जो अंक है, वो शेड्यूल्ड ट्राइब ST से भी, आदिवासी से भी कम है, उस पर उनके एडमिशन हो रहे हैं। बिल्कुल। तो एक तरह से जो आरक्षण जितना बढ़ रहा है, वो सामान्य लोगों के लिए आरक्षण होते जा रहा है, वास्तव में स्थिति ये है। आज OBC में जो लोग हैं, उनको सिर्फ 14% जो मंजूर है आज की तारीख में, उसमें वो लोग अपना संघर्ष कर रहे हैं, और अगर बढ़ के 27 भी हुआ तब भी वो काफी कम रहेगा। तो मुझे लगता है कि आगे पीछे जो संवैधानिक व्यवस्था है कि संख्या के अनुपात पर भागीदारी, तो वो जितना लोग होना, जितने लोग परसेंटेज है, उतना ही भागीदारी हम लोगों को ही मांगना चाहिए, ऐसा एक कंसेप्ट आया है अभी। बिल्कुल नहीं, ये यहाँ पर ये हमारे लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है, ये सब कुछ। जैसे हम आपको यूपी में बताएं, अभी ये 69,000 जगहें निकली थी प्राइमरी की टीचर की, और उसमें इन्होंने क्या काम किया कि बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट को 50% में निपटा दिया, और जब बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के जो लड़के, योग्य लड़के थे, उनको कायदे से सामान्य कैटेगरी में जाना चाहिए था। जी। तो इस तरीके से 18,000 पोस्टों का हमको नुकसान हो गया, और जिनकी आबादी देश में 10% वो 50% पर काबिल है, और हमको धर्म के नाम से गुमराह, हम लोग धर्म के भीम चाटे बैठे हैं, और हम लोगों को केवल 50%, 18,000 सीटों पर नागरिकों का नुकसान हुआ है। नहीं, आप सही कह रहे हैं। अब चूंकि हमारे और सवाल भी लोधी समाज के इतिहास से जुड़े हुए आ गए, मगर मैं आपको एक अपडेट दे देता हूँ। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में हमारे एक विभाग संचालक रहे, विभाग संचालक पद पर भी उन्होंने काम किया, लेकिन OBC वाला मामला और समाज की जो अनदेखी हुई पॉलिटिकली, उसको देखते हुए उन्होंने अपने पद सारे छोड़ दिए हैं, और सिर्फ इस समय समाज के लिए काम कर रहे हैं, और सिर्फ OBC के लिए काम कर रहे हैं। ये दमोह के श्री बहादुर सिंह जी ठाकुर, उनके बारे में बता रहा हूँ, जो कि अपने दायित्वों को छोड़कर अब समाज के काम में लगे हैं, और सिर्फ OBC के लिए इस समय काम कर रहे हैं। और OBC के जितने संगठन हैं, उनका एक संयुक्त संघर्ष मोर्चा है, उसके वो संयोजक हैं। तो ये एक अपडेट आपके लिए भी था कि संघ और BJP में जुड़े लोग, उनका भी अब चूंकि मोह भंग हो रहा है, उनको लग रहा है इनके साथ हमारे लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। मैं विजय जी से आग्रह करूंगा कि लोधी समाज के इतिहास संबंधित अगर कुछ प्रश्न आ गए हों तो वो ले लें, और माननीय अतिथि महोदय से पूछ लें, और नहीं तो इसके बाद हम लोग चूंकि समय हो गया है, धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। तो श्री विजय लोधी जी से चाहूंगा मैं कि वो जुड़े और प्रश्न पूछें। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। सर सबसे पहले सर मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारे मंच पर आए, पटल पर आए, और हमारे समाज को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, और बड़े विस्तार से सभी चीजों का स्पष्ट सटीक जवाब दिया। इसके लिए सर आपका बहुत धन्यवाद, बहुत आभार सर। नहीं, आप सबका बहुत धन्यवाद कि आपने हमको मौका दिया। हम तो सभी भाइयों से धार्मिक पाखंड आडंबर से हम लोग अलग हों, और हम लोग अपना एक लक्ष्य बना लें अपने लड़के लड़कियों को पढ़ाने का।
हमने इसमें 5 सिद्धांत, 5 फार्मूले तय किए हैं। पहला फार्मूला है शिक्षा। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा हमारा मस्ट पहला कर्तव्य होना चाहिए अपने लड़का लड़कियों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाने का। दूसरा होना चाहिए हमारे समाज को संगठित करने का। और तीसरी चीज होनी चाहिए हमारे पास में सत्ता। हमारा टारगेट होना चाहिए सत्ता। हम सत्ता, जब तक सत्ता हमारे पास नहीं होगी हम किसी तरीके से तरक्की और उन्नति नहीं कर सकते। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था nobody can remove our tools and difficulties unless and until we get political power in our hand। जब तक राजनीतिक ताकत हमारे हाथों में नहीं होगी हमारी जो तमाम समस्याएं उनका समाधान कभी भी हो ही नहीं सकता है। हमारी इस देश के अंदर इतनी बहुत बड़ी आबादी है, हम लोग अगर संगठित हो जाएं तो दुनिया की कोई ताकत हमको सत्ता से रोक नहीं सकती है। दलित समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग, हम सब लोग दबाए हुए, सताए हुए, हजारों साल से हमारा शोषण हुआ है। इस बात को हमें स्वीकार करना पड़ेगा और जब स्वीकार करना पड़ेगा तो हम स्वीकार कर सकते हैं। और स्वीकार करने के बाद हमारे पास सबसे बड़ी ताकत जो है वोट की पावर है। पहले राजा रानी के पेट से पैदा होता था, आज राजा वोट से पैदा होता है। और वोट इस देश की दलित और पिछड़े वर्ग की जातियों के पास में है। तो हम लोग वोट की पावर का इस्तेमाल करें और हम लोग शासन सत्ता में आ सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बात को खत्म करना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वो एकदम आपने सही बोला सर, और इससे आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद। धन्यवाद।